21 टू 30 अध्याय 21 सेनापति की हवेली बनाम परलोक से आई सौतेली बहन भाग 20 मेजबान आपने जानबूझकर उसे इतना क्यों डराया? सिस्टम ने हैरानी से पूछा। गौरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या मैंने उसे डराया? मैंने जो कुछ भी कहा वह सच था। अब वह इस बारे में ज्यादा सोचती है या नहीं यह उस पर निर्भर करता है। सिस्टम, मुझे हमेशा लगता है कि मेरी मेजबान का व्यक्तित्व कुछ बहुत ही अनोखे और प्रभावशाली तरीके से विकसित हो रहा है। आर्यन ने अपने अधीनस्थ द्वारा दी गई रिपोर्ट को 2 बार पढ़ा। अपने होठों पर मुस्कान दबाते हुए उसने धीरे से कहा, मुझे पहले लगा था कि वह बस एक आलसी और नेक बिल्ली जैसी है, लेकिन ये तो अपने पंजे बाहर निकालने वाली जंगली बिल्ली निकली। उसे जानकी का ये रूप और भी प्यारा लगा और वह जल्द से जल्द उसके पास जाकर उसे देखना चाहता था। गौरी अपनी कुर्सी पर बैठी थी और चंदा से सुन रही थी कि कैसे दूसरी मिस ईशा अब डरी सहमी रहने लगी है। ईशा को लगता है कि उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वह खाने से पहले उसकी जांच करवाती है और अपने आंगन की सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी है। गौरी हंसी। ईशा वाकई खुद को ही डरा रही थी। अगर सच में किसी का उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा होता तो वे सेनापति की हवेली को नहीं चुनते। आखिरकार वह युवराज की होने वाली रानी थी और अगर कुछ हो जाता तो यह एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता था। ईशा के मायके से विदा होने का दिन जल्दी ही आ गया। युवराज की रानी के रूप में वह लाल जोड़ा नहीं पहन सकती थी, नहीं उसे शाही पालकी में ले जाया जा सकता था और न ही वह हवेली के मुख्य द्वार से निकलने की पात्र थी। इसके अलावा राजकुमारी देव की ईशा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उन्होंने बहुत ही साधारण सा दहेज तैयार किया था और सेनापति की हवेली में खुशियों वाली कोई सजावट भी नहीं की गई थी। सौभाग्य से शाही परिवार द्वारा भेजे गए उपहारों के कारण बाहर के लोगों को ईशा की विदाई शानदार लग रही थी, लेकिन समझदार लोग एक नजर में ही देख सकते थे कि युवराज की इस नई रानी को उसके मायके का आशीर्वाद नहीं मिला था। युवराज भी शायद उसकी ज्यादा परवाह नहीं करते थे, यदि करते तो वह अपनी शादी से कुछ दिन पहले ही किसी अन्य सेविका के साथ समय नहीं बिता रहे होते। ईशा को जल्द ही पता चलने वाला था कि युवराज से शादी करना उतना सुखद नहीं था जितना उसने सोचा था। शादी के 3 दिन बाद ईशा अकेले ही सेनापति की हवेली आई। उसका काफिला भव्य था क्योंकि वह युवराज के महल में एकमात्र उच्च पद वाली महिला थी। गौरी ने उसे उसके भारी भरकम श्रृंगार और कपड़ों में देखा और मन ही मन हंसी। वह सोच रही थी कि जब उसकी परतों के नीचे का असली चेहरा सामने आएगा तो क्या होगा। सिस्टम के पास होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि शादी की रात के अगले ही दिन से युवराज का मन उस सेविका ललिता पर डोलने लगा था, जिसे ईशा अपने साथ लेकर गई थी। राजकुमारी देवकी ने तबियत खराब होने का बहाना बनाकर कार्यक्रम में भाग नहीं लिया और केवल सेनापति ने ही ईशा से संक्षेप में मुलाकात की। ईशा का भी सेनापति की हवेली में ज्यादा देर रुकने का मन नहीं था और वह दोपहर के भोजन के बाद जल्दी ही युवराज के महल वापस लौट गई। उसके बाद गौरी का समय काफी आराम से बीत रहा था। वह बस सिस्टम द्वारा दी गई खबरें सुनती, फूलों की देखभाल करती, पक्षियों के साथ समय बिताती और एक सही अवसर की प्रतीक्षा करती। यह अवसर उम्मीद से जल्दी आ गया जब महारानी ने महल की एक नई और प्रिय उपरानी को सजा दी। दुर्भाग्य से वह उपरानी गर्भवती थी और सजा के कारण उसका गर्भ गिर गया। वह महिला चतुर थी। सम्राट की सहानुभूति प्राप्त करते हुए उसने महारानी के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपना दुर्भाग्य जताया और अपनी असमर्थता के लिए अफसोस किया कि वह शाही परिवार को वारिस नहीं दे सकी। शाही परिवार में पहले से ही सदस्यों की संख्या कम थी, इसलिए इस घटना ने सम्राट की नजर में महारानी की छवि को खराब कर दिया। उसी समय राजनगर में अचानक ऐसी अफवाहें फैल गईं कि युवराज आम नागरिकों की बेटियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ये अफवाहें रातों रात पूरे शहर में आग की तरह फैल गईं। इन अफवाहों के कई रूप थे और यहाँ तक कि पीड़ितों के पते और नाम भी मेल खा रहे थे। सम्राट को पहले लगा कि यह युवराज के खिलाफ एक दुर्भावनापूर्ण साजिश है और उन्होंने केवल यह आदेश दिया कि आम जनता इसे न फैलाए, लेकिन जैसे जैसे अफवाहें और गंभीर होती गईं और यहाँ तक कि कथित पीड़ितों के परिवार के लोग भी सार्वजनिक रूप से न्याय की मांग करने लगे, उन्होंने स्थिति को गंभीरता से लिया और गुप्तचरों को पूरी तरह से जांच करने का आदेश दिया। इस जांच ने सम्राट के दिल में एक गहरा डर पैदा कर दिया। अध्याय 22 सेनापति की हवेली बनाम परलोक से आई सौतेली बहन भाग 21 धड़ाम। युवराज आदित्य जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े जब एक अर्जी उनके चेहरे पर दे मारी गई। स्वयं देखो, राजदरबार के सदस्य किस तरह तुम पर दोषारोपण कर रहे हैं। नैतिकता का पतन, निर्दयी व्यवहार, तुम राष्ट्र की इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के योग्य नहीं हो। महाराज गुस्से में दहाड़े। युवराज आदित्य घबरा गए। उन्होंने हाल ही में बहुत सी अफवाहें सुनी थी। उन्हें लगा था कि जो कुछ भी उन्होंने किया है वह गुप्त था, फिर यह सब फैला कैसे। वह किसी भी हाल में इन्हें स्वीकार नहीं कर सकते थे। युवराज ने महाराज के सामने सिर झुकाया। पिता महाराज, आपके पुत्र के साथ अन्याय हुआ है। ये निश्चित रूप से कोई मुझे फंसाने की साजिश है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसकी गहन जांच करवाएं। अन्याय। महाराज ठंडे स्वर में हंसे और युवराज के सामने एक और वस्तु फेंक दी। इसे स्वयं देखो। युवराज ने कांपते हाथों से उसे उठाया। एक नजर डालते ही उन्होंने समय और स्थान को पहचान लिया। उन गुप्त कृत्यों का विवरण जिन्हें वे समझते थे कि उन्होंने छिपा लिया है, वहां स्पष्ट रूप से दर्ज था। तो महाराज ने बहुत पहले ही जांच कर ली थी और सब कुछ समझ गए थे। आदित्य, तुमने मुझे गहराई से निराश किया है। यह मामला महाराज द्वारा युवराज पर दोषारोपण करने वाली सभी याचिकाओं को दबाने और उन्हें 1 महीने के लिए उनके महल में नजरबंद करने के साथ सुलझाया गया। हालांकि भले ही राजदरबार का तूफान शांत हो गया था, लेकिन आम लोगों के बीच अफवाहें नहीं रुकी और कुछ समय के लिए युवराज की प्रतिष्ठा सबसे निचले स्तर पर गिर गई। जाओ और पता लगाओ कि यह खबर किसने फैलाई। आर्यन ने आदेश दिया, जो वहां एक मजबूत और सुंदर बांस की तरह स्थिर खड़ा था। स्वामी, मैं पता लगाने में असमर्थ हूं। घुटनों के बल बैठे व्यक्ति ने अपना सिर झुका लिया। आर्यन ने विचार किया। गुप्तचर दल पूर्व महारानी की विरासत थी और पिछले कुछ वर्षों में उसके प्रबंधन के तहत उनकी शक्ति में तेजी से सुधार हुआ था, यहाँ तक कि वे महाराज के व्यक्तिगत गुप्तचरों के बराबर थे। ऐसा कैसे हो सकता था कि जिसे वे खोज न सकें। खबरें तो जैसे हवा में पैदा हुई थी, जिनके पीछे कोई निशान या सुराग नहीं था। ठीक है, मैं समझ गया। आर्यन ने व्यक्ति को जाने का संकेत देते हुए कहा। कितनी अजीब बात है। गौरी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। आर्यन ने गौरी के चेहरे पर आश्चर्य देखकर मन ही मन सोचा कि यह कोई संयोग नहीं था। वह विशेष रूप से उसी के लिए आया था। आज उसने कीमती रेशमी कपड़े पहने थे और आभूषणों से सुसज्जित था, बिल्कुल प्रभावशाली घरानों के युवा राजकुमारों की तरह, जो पहले साधारण हरे कुर्ते में दिखने की तुलना में आज अधिक जीवंत लग रहा था। त्योहार की रात हर तरफ शानदार रोशनी से जगमगा रही थी, जिससे सड़कों पर आने जाने वालों की परछाइयां बन रही थी। चंदा और ललिता कहाँ हैं? गौरी को बहुत देर से एहसास हुआ कि उसकी सेविकाएं और रक्षक, जो हमेशा उसके पीछे रहते थे, गायब हो गए थे। मैंने किसी से उन्हें व्यस्त रखने के लिए कहा था। आज रात केवल हम दोनों हैं, चलो इसका आनंद लें। आर्यन ने गौरी के कान में फुसफुसाया। उसकी गर्म सांसें उसके कान की त्वचा को एक चमक प्रदान कर रही थी। आर्यन ने अपनी आंखों में बढ़ती गहराई को महसूस किया और गौरी का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मेरे करीब रहो, हमें अलग नहीं होना चाहिए। सड़कें सुंदर ढंग से सजी धजी महिलाओं से भरी थीं। गौरी आर्यन के पीछे पीछे चलती रही और अंत में एक कम आबादी वाली झील के किनारे आकर रुक गई। थोड़ी दूर आगे 2 चमकीले लालटेन लटके हुए थे। उनकी चमक यहाँ थोड़ी धुंधली थी, जो शोर और भीड़-भाड़ से दूर क्षेत्र में एक शांतिपूर्ण वातावरण ला रही थी। आर्यन ने गौरी का हाथ कभी नहीं छोड़ा। उसने अपना सिर घुमाया और उसके झुके हुए चेहरे को देखा। प्राचीर से बर्फ को देखना, लालटेन की रोशनी में एक सुंदर चेहरे को निहारना। गौरी का चेहरा नर्म और स्नेहमयी लालटेन की रोशनी से प्रकाशित होकर एक अद्भुत सुंदरता प्रदर्शित कर रहा था। जानकी, आर्यन ने महसूस किया कि उसका गला सूख रहा है। क्या तुम्हें वह प्रेम मिलन का फूल पसंद आया जो मैंने तुम्हें दिया था? गौरी कुछ हद तक घबराई हुई थी। उसके मन में आर्यन के लिए भावनाओं की कमी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि यह एक ऐसा प्रेम था जिसका कोई भविष्य नहीं था। आर्यन को जाना था, उसे मिट जाना था, जबकि उसका अस्तित्व तो शाश्वत जीवन जीने के समान था। कभी न पाने से अधिक निराशाजनक होता है, पाकर फिर खो देना। जल्दबाजी में गौरी ने कुछ कह दिया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अध्याय 23 सेनापति की हवेली बनाम परलोक से आई सौतेली बहन भाग 22 आर्यन ने धीरे से आह भरी, ये जानते हुए कि गौरी उसके सवाल को टाल रही है। उसने अपने सामने खड़ी उस युवती को देखा जो स्पष्ट रूप से घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी शांत दिखने का प्रयास कर रही थी, जैसे कोई डरा हुआ छोटा सा जीव हो। उसके दिल में एक कोमलता उमड़ पड़ी जिसने उसे गौरी पर और दबाव डालने से रोक दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से गौरी के बाल सहलाए।
मैं न केवल ये जानता हूँ कि तुम्हारा नाम गौरी है, बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी माँ राजकुमारी देवकी हैं और तुम्हारे पिता एक महान सेनापति हैं। गौरी की आंखों को विस्मय से फैलते देख आर्यन धीरे से हंसा। इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं वास्तव में तुम्हारा चचेरा भाई हूँ। गौरी ने सिस्टम से बात की। उसने अपनी पहचान क्यों उजागर की। युवराज आदित्य अभी महाराज द्वारा नजरबंद हैं। अगर यह पता चला कि वह बाहर घूम रहा है तो परिणाम गंभीर नहीं होंगे। सिस्टम, शायद उसे यकीन है कि तुम यानी मेजबान इस बात को बाहर किसी से नहीं कहोगी। आर्यन ने देखा कि गौरी के चेहरे के भाव उलझन से सदमे में बदल गए। तुम हो। उसने अपना हाथ गौरी के मुंह पर रख दिया। शश, ये नाम अभी नहीं लिया जाना चाहिए। गौरी, मुझसे वादा करो, तुम्हारी माँ भी अगर पूछे तो उन्हें भी मत बताना। गौरी ने सिर हिलाया। आर्यन ने गौरी के मुंह से अपना हाथ हटाया, फिर अचानक पूछा, क्या युवराज आदित्य हाल ही में तुम्हें ढूंढ रहे हैं। गौरी का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। सच में, युवराज आदित्य ने इस अवधि के दौरान गौरी को 2 बार ढूंढने की कोशिश की थी। उसके इशारे फुसलाने के अलावा कुछ नहीं थे, ये दावा करते हुए कि वह हमेशा से ही उसके दिल में थी और गौरी से कह रहा था कि वह तब तक उसका इंतजार करे जब तक वह सिंहासन पर न बैठ जाए, जिसके बाद गौरी को महारानी बना दिया जाएगा। युवराज निश्चित रूप से संतुष्ट नहीं थे। वह हमेशा गौरी को अपना मानते थे और अचानक उनकी मंगेतर उनकी असली चचेरी बहन बन गई। दबंग युवराज इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे। यदि यह कोई और किशोर लड़की होती तो शायद वह युवराज की मीठी मीठी बातों से पिघल गई होती, लेकिन दुर्भाग्य से जानकी के शरीर में गौरी थी। वह युवराज की ओछी मानसिकता को पूरी तरह समझ चुकी थी। आर्यन उसके चेहरे के भावों से समझ गया कि वह सही था। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने अचानक गौरी का हाथ पकड़ लिया और उसके करीब झुक गया। गौरी की आंखें एक पल में फैल गईं और उसने जो महसूस किया वह शब्दों से परे था। आर्यन को वह एहसास असाधारण रूप से मधुर लगा। गौरी की स्तब्ध अभिव्यक्ति को देखते हुए वह हल्की हंसी, उसकी आवाज गहरी और मोहक थी। गौरी को महसूस हुआ कि उसने अपने दिल के चारों ओर जो दीवारें बनाई थी वे अब ढहने लगी थीं। फिर उसकी दृष्टि अंधेरे में डूब गई क्योंकि आर्यन ने अपना हाथ उसकी आंखों पर रख दिया। गौरी बग्घी में स्तब्ध बैठी थी और जो घटना अभी हुई थी उसे याद कर रही थी। उस पल ने उसे पूरी तरह से हिला दिया था। उसके बाद आर्यन ने शायद कुछ शब्द कहे थे जो उसने नहीं सुने, इससे पहले कि उसके अधीनस्थ ने उसे सूचित किया कि लौटने का समय हो गया है। फिर आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस बाजार ले गया जहां राजकुमारी देवकी के महल के सेवक उसे ढूंढ रहे थे। राजकुमारी, चंदा ने भीड़ में गौरी को देखा। रोमांचित होकर वह जल्दी से पास आई। गौरी मुड़ी। जिस व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था वह पहले ही गायब हो चुका था। केवल उसके विदाई के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। गौरी, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। मैं वादा करता हूँ 1 साल के भीतर मैं व्यक्तिगत रूप से आऊंगा और औपचारिक रूप से तुम्हारी मौसी से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। सिस्टम, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं वास्तव में उसे दिल दे बैठी हूँ। गौरी ने लाचारी से कहा, फिर भी उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान थी। सिस्टम कुछ पल के लिए रुका। मेजबान, ये सिस्टम मेजबान को 3000 लोगों में मनुष्यों के साथ अतिरिक्त भावनाएं विकसित करने से नहीं रोकता है। एक बात थी जो उसने नहीं कही। भावना कितनी भी गहरी या मधुर क्यों न हो, वह समय के अंतहीन कटाव का सामना नहीं कर सकती। अध्याय 24, सेनापति की हवेली बनाम परलोक से आई सौतेली बहन, भाग 23। ईशा, युवराज की रानी बन जाने के बाद से काफी सक्रिय थी। उसने हाल ही में कई दावतों का आयोजन किया था। चूंकि उनके बीच दूरियां पहले ही बढ़ चुकी थी, इसलिए गौरी को अब और बर्दाश्त करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसने हर बार बीमारी का बहाना बनाकर दावतों में जाने से इनकार कर दिया। राजनगर के प्रभावशाली घरानों के बीच सभी लोग युवराज की रानी और उनकी बड़ी बहन राजकुमारी चित्रा के बीच के तनावपूर्ण संबंधों को समझते थे, जिसने लोगों को रानी और सेनापति की हवेली के संबंधों के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर दिया। युवराज ने एक से अधिक बार अपनी असंतुष्टि व्यक्त की थी। आखिर उन्होंने ईशा से शादी करने के लिए हामी ही क्यों भरी थी। महाराज के फरमान के अलावा मुख्य कारण उसका सेनापति की हवेली से जुड़ा होना था, जिसे राजकुमारी देवकी और स्वयं सेनापति का समर्थन प्राप्त था। यदि ईशा को इन दोनों का स्नेह नहीं मिलता तो एक कदम पूरी तरह से एक बड़ी गलती थी। युवराज के महल में ईशा के दिन बाहरी लोगों की कल्पना से बहुत दूर थे। वहां कोई चमक धमक नहीं थी। युवराज इन दिनों बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी मां की उम्र बढ़ गई थी और उनका सौंदर्य फीका पड़ गया था, जिससे महाराज पर उनका प्रभाव कम हो गया था। महाराज ने हाल ही में कई युवा और सुंदर उपरानियों को आश्रय दिया था और वे लंबे समय से रानी मां के महल में जाना बंद कर चुके थे। गौरी को उनकी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं था। वह अपनी दैनिक दिनचर्या में मग्न थी, खाना, खेलना और कभी-कभी उन युवाओं को संभालना जो उस पर मोहित थे। इसके साथ ही वह एक खास ईर्ष्यालु व्यक्ति को भी मनाती रहती थी। उद्धरण चिन्ह ... गौरी का आकर्षण हमेशा की तरह है। वह भेड़ियों के झुंड से घिरी रहती है। मैं करवटें बदलता रहता हूं, सो नहीं पाता। अपने हाथ में पत्र को पढ़ते हुए गौरी कुछ निशब्द हो गई। स्वर्ग जैसा दिखने वाला वह व्यक्ति वास्तव में ऐसे शब्द कह सकता था। दूसरी ओर उसे अपने दिल में थोड़ी मिठास महसूस हुई कि कोई इतना विशेष व्यक्ति उसके लिए ऐसे शब्द कह सकता था। ये तब तक चलता रहा जब तक सिस्टम ने उसे सचेत नहीं किया कि ईशा मुसीबत में पड़ गई है। उसे जहर दिया गया है, सिस्टम ने कहा। सटीक समाचार जल्द ही हवेली तक पहुंच गया। ईशा प्रभावशाली घरानों की महिलाओं और युवतियों के लिए फूलों के प्रदर्शन का आयोजन कर रही थी। तभी उसे अचानक अपने चेहरे पर असहनीय खुजली महसूस हुई। घर लौटने पर उसके चेहरे पर लाल दाने उभर आए थे। जब उसे दोबारा देखा गया तो उसका सिर एक मोटे दुपट्टे से ढका हुआ था, जिसमें से केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। कहा जाता है कि युवराज के महल में शाही चिकित्सालय के चिकित्सक बार-बार आ रहे थे और रानी के कमरे की वस्तुओं को हर कुछ दिनों में बदला जाना आवश्यक था और ईशा ने अपना दुपट्टा कभी नहीं हटाया। रानी साहिबा, आपकी दवा का समय हो गया है, ललिता ने दरवाजे के बाहर से सावधानी से कहा। अंदर आओ। कमरे के अंदर से ईशा की आवाज सुनाई देने में काफी समय लगा। ललिता ने धीरे से दरवाजा खोला और मेज पर ट्रे रख दी। वह सोफे पर बैठी महिला की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सकी और चुपचाप बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होने के काफी देर बाद ही ईशा ने अपने सिर से दुपट्टा हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने कवर हटा ही दिया। साफ आईने में एक डरावना चेहरा दिखाई दे रहा था। वे लाल दाने अब मवाद में बदल गए थे, जिससे काला तरल रिस रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध भर गई थी और उसके पूरे चेहरे पर कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं बचा था। यहाँ तक कि खुद को आईने में देखकर उसे उल्टी महसूस होने लगी और शाही चिकित्सालय के उन निकम्मे लोगों को तो ये भी नहीं पता चल रहा था कि इसका कारण क्या है। युवराज, हाँ, उसका तथाकथित प्रिय पति। उसने उसे एक बार देखने के बाद दोबारा उस कमरे में कदम नहीं रखा था। उसे लगता था कि वह उसका समर्पित साथी है, लेकिन असलियत में वह तो केवल उसकी सुंदरता का दीवाना था। आईने में उस घिनौने चेहरे को देखते हुए ईशा ने जल्दी से दवा लगाई और अपना दुपट्टा वापस ओढ़ लिया, जिसमें से केवल नफरत से भरी आंखें दिखाई दे रही थीं। जानकी, यह जरूर उसी का काम है। वह जानती थी कि उसे मेरे पिछले कृत्यों के बारे में पता है और निश्चित रूप से यह क्रूरता उसी का बदला है। ईशा ने गुस्से में अपने दांत भींचे। जानकी, चूंकि तुम इतनी नीच हो तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। मैं पहले ही नर्क के करीब हूं, तो फिर तुम इस दुनिया में अकेले शांति का आनंद कैसे ले सकती हो। अध्याय 25, सेनापति की हवेली बनाम परलोक से आई सौतेली बहन, भाग 24। ईशा राजमहल पहुंची। उसने दांत पीसकर कसम खाई कि उसके चेहरे की स्थिति किसी के द्वारा दिए गए जहर का परिणाम है। उसने महारानी से निवेदन किया कि वे उसके पक्ष में आवाज उठाएं और उस दुष्ट व्यक्ति को ढूंढ निकालें जिसकी मंशा इतनी घातक थी। उस समय महाराज भी वहीं मौजूद थे और वे ईशा, अपनी बहू को अभी भी महत्व देते थे। इसके अलावा युवराज के महल की सुरक्षा अत्यंत कड़ी थी। यदि आज कोई बिना किसी आहट के युवराज के महल में किसी रानी को जहर दे सकता है, तो समय आने पर वही व्यक्ति राजमहल के भीतर महाराज को भी जहर देने का साहस कर सकता था। जांच होनी ही चाहिए थी, एक गहन जांच। आर्यन को निश्चित रूप से यह खबर मिली और उसके चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी। जांच, बहुत अच्छा। मैंने आप सभी के लिए उपहार के रूप में कुछ दिलचस्प चीजें तैयार कर रखी हैं। युवराज के महल में गुप्तचरों की तलाशी का परिणाम ये निकला कि ईशा के चेहरे पर लगे जहर का कारण तो स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन उन्हें युवराज के पिछले आंगन के अन्य हिस्सों में कुछ और मिला। उदाहरण के लिए, पश्चिमी प्रांत से आया एक अजीब सा फूल, एक रहस्यमय सुगंधित औषधि। ये पदार्थ आर्यावर्त साम्राज्य में अत्यंत दुर्लभ था। शाही चिकित्सालय के चिकित्सकों ने जब इसके घटकों का विश्लेषण किया तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस पदार्थ में मतिभ्रम पैदा करने वाले प्रभाव थे, जिसे भोजन में मिलाने पर न केवल व्यक्ति को भ्रम हो सकता था, बल्कि यह किसी व्यक्ति के सपनों को भी प्रभावित कर सकता था।
ये सुनकर महाराज का चेहरा फीका पड़ गया। एक सम्राट को अक्सर संदेह करने की आदत होती है और उन्होंने तुरंत उस साझा सपने के बारे में सोचा जो उन्होंने और महारानी ने देखा था। क्या सूर्य और चंद्रमा का वह सपना एक शुभ संकेत नहीं था? हालांकि हाल के दिनों में न केवल उन्हें इस संकेत का कोई प्रमाण नहीं मिला, बल्कि युवराज के महल में भी अक्सर घटनाएं हो रही थी। इसके अलावा ईशा, जिसे युवराज ने हाल ही में अपनी रानी बनाया था, सामान्य लोगों की तुलना में कुछ भी असामान्य प्रदर्शित नहीं कर रही थी। उन्हें संदेह हुआ कि किसी ने उनके महल के भीतर दखलंदाजी की है। महाराज के शयन कक्ष की गहन तलाशी ली गई और वास्तव में एक अस्पष्ट कोने में सजावट के लिए इस्तेमाल किए गए कीमती बटुए में वही रहस्यमय सुगंधित औषधि मिली। महाराज इस बात से क्रोधित थे कि कोई इतनी आसानी से उनके अपने शयन कक्ष में कुछ मिला सकता था। आज तो ये सिर्फ एक औषधि थी, लेकिन क्या होगा यदि किसी दिन कोई उनके जीवन का अंत करना चाहे? इसके पीछे कौन था? उस अजीबोगरीब सपने से किसे सबसे अधिक लाभ मिल सकता था? गंभीर चेहरे के साथ महाराज ने युवराज को नहीं बुलाया, बल्कि तुरंत पूरे अंतःपुर की गहन जांच करने का आदेश दिया। अंतःपुर महारानी का अधिकार क्षेत्र था और यह तथ्य कि महाराज ने महारानी को सूचित किए बिना अंतःपुर की जांच का आदेश दिया, यह दर्शाता था कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। महारानी जल्दी से तैयार होकर शयन कक्ष की ओर चल पड़ी। महाराज, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यह इतना बड़ा हंगामा किस बारे में है? 40 वर्ष से अधिक उम्र की महारानी अपने सौंदर्य को बखूबी सहेज कर रखती थी। हालांकि उनकी तुलना किशोरावस्था की युवतियों से नहीं की जा सकती थी, लेकिन उनमें एक परिपक्व महिला का आकर्षण था। इसके अलावा उनकी लंबे समय से चली आ रही उच्च स्थिति ने उन्हें एक ऐसा कुलीन गुण प्रदान किया था जो सामान्य लोगों में नहीं होता। महाराज ने उस महिला की ओर देखा जिसे उन्होंने वर्षों से अपनी रानी माना था और वे चुप रहे। ये तथाकथित सूर्य और चंद्रमा का सपना संयोग से एक ऐसा सपना था जिसे उन्होंने और महारानी ने साझा किया था, और इसमें कितनी सच्चाई थी, साथ ही इसमें महारानी की क्या भूमिका थी, यह अभी भी एक रहस्य था। कल रात मैंने सपना देखा कि मेरे पूर्वजों ने मुझे चेतावनी दी है कि महल में कुछ बुरा हो रहा है, इसलिए मैंने व्यापक तलाशी का आदेश दिया, महाराज ने कहा। उन्होंने महारानी की आंखों में एक क्षणिक असहजता देखी जिसने उनके संदेह को और गहरा कर दिया। महल की जांच कई दिनों तक चली और महाराज के सख्त गोपनीयता के आदेशों के बावजूद राजनगर के कुछ प्रभावशाली घरानों को, जैसे कि सेनापति की हवेली, ये खबर मिल ही गई। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन अचानक पूरा राजनगर बहुत शांत हो गया। 10 दिनों के बाद महल की जांच आखिरकार समाप्त हुई। जो कुछ सामने आया उसने महाराज को क्रोध से भर दिया। वे सीधे महारानी के महल में गए। मेरी प्रिय महारानी, ये सोचकर कि मुझे भनक तक नहीं लगी कि तुमने इन 20 वर्षों में इतना कुछ किया है। महाराज ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए महारानी की ओर देखा और खोजी गई वस्तुओं के ढेर को उनके पैरों पर फेंक दिया। अध्याय 26 सेनापति की हवेली बनाम परलोक से आई सौतेली बहन भाग 25। महारानी के हाथ स्थिर थे, उन्होंने धीरे से फर्श पर बिखरे दस्तावेजों को उठाया। उनमें कुछ बातें विस्तार से लिखी थी, जैसे कि जवानी में उन्होंने किन प्रतिद्वंदियों को परेशान किया, किन प्राणियों के गर्भ गिराए या किसी झूठे आरोपों में फंसाया। महारानी के मन में कोई विशेष डर नहीं था। वे लोग तो कब के इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके थे और महाराज को शायद उनके चेहरे भी याद न हो। उन्हें कठोर दंड देना तो दूर की बात थी, जबकि वे 20 वर्षों से उनके साथ थी। ये केवल महाराज के दिल में बनी उनकी छवि का टूटना था। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, पिछले कुछ वर्षों में महाराज का स्नेह कम हो गया था। उन्हें खुद की चिंता नहीं थी, बस इस बात का डर था कि महाराज कहीं उस युवराज के प्रति द्वेष न पाल लें जिसे उन्होंने जन्म दिया था। जब तक उन्होंने एक पन्ना नहीं पलटा, तब तक महारानी के हाथ हल्के से काम गए। वह नाम देखकर उन्हें सब समझ आ गया। तो ये बात थी, उन्हें एहसास हुआ कि महाराज इतने विचलित क्यों थे। उन्होंने आखिरकार इस राज को खोज निकाला था। पूर्व महारानी, उनकी अपनी सगी बहन स्वर्गीय महारानी सुमित्रा, वह महिला थी जिन्हें महाराज के दिल से कभी मिटाया नहीं जा सका था। महाराज, इसका क्या मतलब है? अत्यधिक घबराहट के एक पल के बाद महारानी आश्चर्यजनक रूप से धीरे-धीरे शांत हो गईं। क्या मतलब है? महाराज, जो कभी अपनी महारानी के संकट के समय धैर्य की प्रशंसा करते थे, अब उनका चेहरा उन्हें पूरी तरह घृणित लग रहा था। क्या सुमित्रा का कठिन प्रसव कोई दुर्घटना नहीं थी? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सच बताओ। महारानी को देखते हुए महाराज की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। क्या महाराज ने सब कुछ स्पष्ट रूप से जांच नहीं लिया है? तो फिर आप अपनी दासी से दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? महारानी ने धीरे से अपने थोड़े बिखरे बालों को संवारा। हाँ, वह मैं ही थी। उस समय अपनी बहन के प्रति ईर्ष्या के कारण उनके प्रसव के दौरान मैंने दाई को रिश्वत दी थी। मूल रूप से उन दोनों को मारने की योजना बनाई थी। दुर्भाग्य से वह बच्चा बचने में कामयाब रहा। तमाचा, महारानी का चेहरा एक तरफ झटक गया। दुष्ट महिला। महारानी अचानक हंस पड़ी। दुष्ट महिला? हाँ, मैं दुष्ट हूँ। वह सुमित्रा सबसे आदर्श और दयालु महिला थी, लेकिन फिर भी उसे चुपचाप मेरे द्वारा खत्म कर दिया गया। मैं महारानी बनी, मेरा बेटा युवराज बना, और उसका क्या? उसका बेटा अभी भी मंदिर में एक भिक्षु की तरह रह रहा है। महाराज गुस्से से कांप रहे थे। वे उस महिला को देख रहे थे जो 20 वर्षों से उनके साथ थी, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने उसे कभी वास्तव में जाना ही नहीं था। सैनिकों, महारानी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई हैं और किसी से मिलने की स्थिति में नहीं है। रानी महल को आगंतुकों के लिए बंद कर दिया जाए। महाराज पीछे मुड़कर देखे बिना ही महारानी के महल से बाहर निकल गए। इस दौरान राजनगर में हमेशा एक तूफान के आने जैसा माहौल बना रहा। महारानी बीमार पड़ गई और लोगों से मिलने से मना कर दिया। युवराज को नजरबंद कर दिया गया। कई संवेदनशील लोगों ने महसूस किया कि आर्यावर्त साम्राज्य में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। विशेष रूप से इस समय महाराज ने अचानक एक फरमान जारी किया। श्रीराम मंदिर में शाही परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे राजकुमार आर्यन को वापस महल में लाया जाए। कई वर्षों तक राजकुमार आर्यन राजनगर में एक अदृश्य व्यक्ति की तरह रहे थे। कई लोग तो ये भूल ही गए थे कि वह मूल रूप से सबसे प्रतिष्ठित राजकुमार थे, जिन्होंने एक दशक से अधिक का समय एक साधारण मंदिर में बिताया था। क्या महाराज को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो गया? सेनापति ने अपनी पत्नी से कहा। वे सभी जानते थे कि पूर्व महारानी सुमित्रा वह बाधा थी जिसे महाराज कभी पार नहीं कर पाए थे। वे युवा साथी थे, गहराई से प्रेम करते थे, और पूर्व महारानी की असमय मृत्यु महाराज के दिल पर एक स्थायी घाव बन गई थी। राजकुमार आर्यन निस्संदेह एक दयनीय स्थिति में थे। महाराज ने पूर्व महारानी की मृत्यु का दोष उन पर मढ़ दिया था, उन्हें कभी स्नेह नहीं दिखाया, वैध पुत्र के साथ महल के एक साधारण सेवक से भी बदतर व्यवहार किया, और अंत में महाराज ने उन्हें देखना तक नहीं चाहा और एक छोटे बच्चे के रूप में उन्हें श्रीराम मंदिर में रहने के लिए भेज दिया। उस समय सेनापति और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसा न करने की सलाह दी थी, लेकिन महाराज अपने फैसले पर अड़िग थे, जिसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह बच्चा आखिरकार इतने सालों बाद अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। उसने बहुत कठिन समय देखा है। राजकुमारी देवकी ने भावुक होते हुए कहा। अध्याय 27 सेनापति की हवेली बनाम परलोक से आई सौतेली बहन भाग 26। तुम यहाँ कैसे आए? गौरी ने अचानक अपने सामने प्रकट हुए व्यक्ति को देखकर अपनी आंखें बड़ी कर लीं। क्या इस समय उसे राजमहल में नहीं होना चाहिए था? आर्यन ने कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, महल तो हमेशा के लिए है, लेकिन गौरी से मिलना हमेशा मुमकिन नहीं होता। गौरी को लगा कि मीठी मीठी बातें करने की इस व्यक्ति की कला दिन प्रतिदिन प्रभावशाली होती जा रही थी। युवराज के महल में वापसी के ठीक बाद महाराज ने एक भव्य दावत का आयोजन किया, जिसमें सभी प्रभावशाली घरानों के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। इस दावत का महत्व बहुत गहरा था। समझदार लोग जानते थे कि महाराज हाल ही में लौटे युवराज के लिए समर्थन जुटा रहे थे। गौरी अपने माता पिता के साथ इस दावत में शामिल हुई। आर्यन महाराज के साथ बाहर आया और सभी की निगाहें उसी पर टिकी थीं। क्या यही वह युवराज है जो 10 साल से अधिक समय तक एक मंदिर में रहा? कई लोग हैरान थे। उन्हें लगा था कि उन्हें एक ऐसा राजकुमार देखने को मिलेगा जो संकुचित और डरपोक होगा, जिसमें शाही परिवार की कोई आभा नहीं होगी। लेकिन उन्होंने आर्यन को ऐसा बिल्कुल नहीं पाया। क्या शाही परिवार के गुण इतने प्रबल हो सकते थे कि युवराज जन्म से ही एक शेर जैसा तेज और आकर्षण लेकर पैदा हुआ था? गौरी ने दूर से आर्यन को देखा, जो महाराज के बाईं ओर बैठा था। उसने आज गहरे बैंगनी रंग का वस्त्र पहना था, जो उसकी लंबी काया को बहुत शोभा दे रहा था। उसके काले बाल एक रत्नजड़ित मुकुट से बंधे थे, जो उसकी सुंदर विशेषताओं को उजागर कर रहे थे। हर विशेषता किसी चित्र के समान थी। जैसे ही उसे अपनी ओर आती नजरों का एहसास हुआ, आर्यन ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें बिल्कुल गौरी की आंखों से मिलीं और उसने धीरे से उसे देखकर एक मुस्कान दी। गौरी ने उसे देखकर पलकें झपकाईं। उसने पास ही एक गहरी आह सुनी।
हे भगवान, युवराज कितने आकर्षक हैं। उसके बगल में बैठी एक युवती ने, जो आर्यन की मुस्कान से पूरी तरह सम्मोहित हो गई थी, अपनी सहेली से फुसफुसाकर कहा। गौरी ने मन ही मन गर्व महसूस किया। ऐसा आकर्षक व्यक्ति अब उसका यानी गौरी का है। दावत के अंत में मुख्य आकर्षण सामने आया। महाराज ने व्यक्तिगत रूप से आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे युवराज की उपाधि से नवाजा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, अधिकारियों के बीच खलबली मच गई। युवराज की उपाधि, जो आमतौर पर महाराज के उत्तराधिकारी के लिए होती है, अब आर्यन को मिलने का मतलब स्पष्ट था। महाराज ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। इसके अलावा महारानी और पहले वाले राजकुमार इस दावत में उपस्थित नहीं थे, जिसने परोक्ष रूप से महाराज का रुख साफ कर दिया था। कई लोगों ने आर्यन को देखने का अपना नजरिया बदल लिया और जिन मंत्रियों के घरों में विवाह योग्य पुत्रियां थीं, उनकी नजरें उस पर टिक गईं। दावत के बाद गौरी अपने माता-पिता के साथ घर लौटने से पहले आर्यन से बात नहीं कर पाई थी। हर किसी ने युवराज को मिले सम्मान और कृपा को अपनी आंखों से देखा था। महाराज ने उसके लिए एक नया महल भी बनवाना शुरू कर दिया। राजकुमार आमतौर पर वयस्क होने पर अपना अलग महल बनाते हैं, लेकिन युवराज का पद संभालने वाला व्यक्ति हमेशा महल में ही रहता है। महाराज ने उसके लिए विवाह का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन आर्यन ने उन्हें रोक दिया। क्यों? महाराज ने उत्सुकता से पूछा। आर्यन का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। आपके पुत्र के मन में पहले से ही एक कन्या है। महाराज बहुत उत्सुक थे। ओह, किस घराने की है? यदि उसका दर्जा उपयुक्त है तो मैं तुम्हारे विवाह की घोषणा कर सकता हूं। यदि दर्जा उपयुक्त नहीं है तो मुझे डर है कि उसे कुछ कठिनाइयां सहनी पड़ेंगी। आर्यन कुछ पल के लिए हिचकिचाया। वह वही कन्या है जो उस दिन राजकुमारी देवकी के बगल में बैठी थी। महाराज ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक हंसे। मैं समझ गया तुम किसकी बात कर रहे हो। तुम्हारी मौसी राजकुमारी देवकी की इकलौती बेटी, राजकुमारी चित्रा। गौरी एक ऐसी बच्ची है जिसे मैंने बड़ा होते देखा है और उसका चरित्र उत्तम है। यदि तुम उसे पसंद करते हो तो मैं तुम्हारे विवाह का फरमान जारी कर सकता हूं। आर्यन ने अपना सिर हिलाया। पिता महाराज, वह मुझे अभी नहीं जानती। ऐसा फरमान बहुत जल्दबाजी होगी। मैं चाहता हूं कि वह भी मेरे प्रति स्नेह महसूस करे। महाराज ने आर्यन के चेहरे पर उस लाली को देखा जो उनकी माता की याद दिलाती थी और उन्हें अपनी और सुमित्रा की पुरानी यादें ताजा हो गईं। महाराज खिलखिलाकर हंसे। ठीक है, तुम युवा लोग आपसी स्नेह को महत्व देते हो। इसलिए मैं तुम्हें सेनापति के साथ सैन्य रणनीतियों का अध्ययन करने का आदेश दूंगा ताकि तुम गौरी से अधिक मिल सको। मेरा पुत्र इतना योग्य है, निश्चित रूप से तुम उस सौंदर्य का दिल जीत लोगे। वे बस उसका मन टटोल रहे थे। आखिरकार यदि आर्यन ने पहले ही सेनापति के साथ कोई साजिश रची होती, जो एक शक्तिशाली सेना का नेतृत्व करता है। लेकिन आर्यन के शब्दों ने उनके मन से संदेह का आखिरी कतरा भी मिटा दिया। ऐसा लग रहा था कि आर्यन बस एक युवा प्रेमी है, जो उस दिन गौरी के रूप और सादगी से मोहित हो गया था। आर्यन ने अपना सिर झुका लिया, अपनी आंखों की ठंडी चमक को छिपाते हुए। आपका धन्यवाद पिता महाराज। अध्याय 28 सेनापति की हवेली बनाम परलोक से आई सौतेली बहन भाग 27। इस प्रकार सेनापति की हवेली में अब एक नए मेहमान का आना जाना शुरू हो गया था, नवनियुक्त राजकुमार आर्यन। सेनापति इन दिनों थोड़े परेशान थे। राजकुमार आर्यन सचमुच एक प्रतिभावान व्यक्ति थे। चाहे सैन्य रणनीति हो या छल कपट को समझना, वे सब कुछ पल भर में समझ जाते थे। ये देखकर सेनापति, जो हमेशा प्रतिभा की कदर करते थे, प्रभावित हुए बिना न रह सके। हालांकि वे चाहे आर्यन की प्रतिभा की कितनी भी प्रशंसा क्यों न कर लें, उन्हें एक बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। आर्यन गौरी को जिस नजर से देखते थे, वह किसी से छिपी नहीं थी। कोई भी पिता अपनी बेटी को ले जाने वाले व्यक्ति के प्रति उदार नहीं हो सकता था। स्थिति तब और बिगड़ गई जब सेनापति की पत्नी, जिन्हें उनका साथ देना चाहिए था, राजकुमार आर्यन से काफी प्रभावित दिखी। आज के लिए इतना ही काफी है। क्या आप हमारे साथ दोपहर का भोजन करना चाहेंगे? सेनापति ने रूखेपन से पूछा। ऐसी उदार मेहमाननवाजी को ठुकराना मेरे लिए उचित नहीं होगा, आर्यन ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। सेनापति आर्यन की फुर्ती और स्पष्टवादिता देखकर निशब्द रह गए। सच तो यह है कि आर्यन का हवेली में आना जाना तो लगा रहता था, लेकिन उन्हें अकेले में मिलने का मौका लगभग कभी नहीं मिलता था। हालांकि आर्यावर्त साम्राज्य में काफी स्वतंत्रता थी, फिर भी अविवाहित स्त्री और पुरुष से एक निश्चित मर्यादा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती थी। आर्यन के जाने के बाद राजकुमारी देवकी गौरी को एक कमरे में ले गईं। राजकुमार आर्यन के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? गौरी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा धीरे से लाल हो गया। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर राजकुमारी देवकी समझ गईं। उन्होंने धीरे से आह भरी। राजकुमार आर्यन एक अच्छा विकल्प जान पड़ते हैं, निश्चित रूप से युवराज आदित्य से तो कहीं बेहतर। लेकिन महाराज के हालिया व्यवहार को देखकर मुझे डर है कि वे जल्द ही उत्तराधिकारी बदल देंगे। आर्यन का भविष्य असीम है, लेकिन यह ऐसी जगह है जहां मैं तुम्हें प्रवेश करते नहीं देखना चाहती। तुम्हें इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। राजकुमार देवकी के भावों को देखकर गौरी का मन भर आया। उसे एहसास हुआ कि यह महिला जानकी को अपनी जान से भी बढ़कर मानती है। वह खुद को रोक न सकी। उसने राजकुमारी देवकी को गले लगा लिया और अपना सिर उनकी गोद में रख दिया, जैसे वह छोटी बच्ची हो। जब से जानकी बड़ी हुई थी, ऐसे स्नेह के दृश्य दुर्लभ हो गए थे और राजकुमारी देवकी की आंखें नम हो गईं। अपनी बेटी को देखकर उन्हें युवराज या आर्यन की कोई चिंता याद नहीं रही। उनका हृदय बस प्रेम से भर गया। एक महीना और बीत गया और उत्तर पश्चिमी सीमा पर कबीलों ने आक्रमण कर दिया। महाराज ने सेनापति को मुख्य कमांडर के रूप में सेना का नेतृत्व करने का आदेश दिया और राजकुमार आर्यन को उनका उप कमांडर बनाया। 2 लाख सैनिकों के साथ वे पश्चिमी अभियान पर निकल पड़े। दरबार की राजनीतिक स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी। युवराज आदित्य और महारानी अभी भी नजरबंद थे और राजकुमार आर्यन को इस अभियान पर भेजने का महाराज का निर्णय स्पष्ट रूप से उनके लिए रास्ता साफ करना था। जब सेना विजयी होकर लौटेगी और आर्यन का प्रभाव अपने चरम पर होगा, तभी महाराज युवराज को पदच्युत करेंगे। अभियान के एक दिन पहले गौरी और आर्यन की मुलाकात हुई। गौरी, आर्यन ने कहा, उसकी आंखों में गहरी भावनाएं थी। मेरा इंतजार करना। जब सेना राजधानी लौटेगी तब मैं पूरे सम्मान के साथ सेनापति की हवेली आऊंगा और तुम्हारा हाथ मांगूंगा। गौरी ने बस मुस्कुराते हुए उसे देखा। आर्यन ने अचानक आह भरी, आगे बढ़ा और गौरी को अपनी बाहों में ले लिया। गौरी, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं हैं। मेरा दिल तुम्हें देखकर प्रफुल्लित होता है। एक दिन मैं तुमसे यही शब्द सुनना चाहता हूं, उसने गौरी के कान में धीमी आवाज में कहा। उसने आखिरी बार गौरी को कसकर गले लगाया, फिर मुड़ा और चला गया। वह पीछे मुड़कर नहीं देखा, इसलिए उसने गौरी को अपनी ओर देखते हुए नहीं देखा, जो तब तक उसे निहारती रही जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। सिस्टम, सच तो यह है कि वह नहीं जानता कि मैंने ये शब्द अपने मन में अनगिनत बार कह दिए हैं। गौरी ने बुदबुदाया। मैं गौरी सिंह राजकुमार आर्यन से स्नेह करती हूँ। अध्याय 29 सेनापति की हवेली बनाम परलोक से आई सौतेली बहन भाग 28। लड़ाई उम्मीद से अधिक लंबी चली, लेकिन परिणाम नहीं बदला। 1 साल बाद 2 लाख सैनिकों की सेना विजय प्राप्त कर राजधानी लौट आई। इस 1 वर्ष के दौरान राजकुमार आर्यन का नाम चारों ओर गूंज उठा। विशेष रूप से दुश्मन के इलाके में घुसकर उनके मुख्य कमांडर को परास्त करने के उनके साहस की आर्यावर्त साम्राज्य के लोगों ने खूब प्रशंसा की। आज वह दिन था जब सेना राजधानी लौटी थी। अनगिनत लोग सड़कों पर उमड़ पड़े थे। सड़क के दोनों किनारों पर खड़े होकर वे राजकुमार आर्यन की एक झलक पाने के लिए आतुर थे। गौरी भी उनमें से एक थी। वह राजकुमारी देवकी के साथ कई सेवकों और अंगरक्षकों से घिरी भीड़ के बीच खड़ी होकर लौटे हुए नायक का इंतजार कर रही थी। जल्द ही नगर द्वार पर सेना की टुकड़ी दिखाई दी। सेनापति एक ऊंचे घोड़े पर सबसे आगे थे और उनके ठीक पीछे चांदी जैसी चमकती कवच पहने आर्यन चल रहे थे। सैन्य जीवन के 1 वर्ष ने उनके शांत और सौम्य चेहरे पर एक दृढ़ता और गंभीरता ला दी थी। उनकी एक झलक भर से ही भीड़ में उपस्थित युवतियों के चेहरे शर्म से लाल हो रहे थे। गौरी सही जगह पर खड़ी थी, जहां से वह सेनापति और आर्यन को स्पष्ट रूप से देख सकती थी और वे भी उसे आसानी से देख सकते थे। उसने आर्यन को एक बहुत बड़ा उपहार भेजा था, युवराज आदित्य के भ्रष्टाचार और उनकी गुटबाजी के वर्षों के पुख्ता सबूत, जो अब तक महाराज की मेज पर पहुंच चुके होंगे। उस क्षण आर्यन अपने प्रभाव के चरम पर था और महाराज का मन अपना उत्तराधिकारी बदलने के लिए पूरी तरह बन चुका था। ये ठोस सबूत किसी भी पुनर्विचार की गुंजाइश नहीं छोड़ते थे। जैसे ही आर्यन ने ऊपर देखा, उसकी नजर गौरी पर पड़ी। उसने अपने घोड़े को गौरी की ओर मोड़ा। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका चेहरा बदल गया। भीड़ में से अचानक कुछ लोग, जो न जाने कहां से आए थे, हथियारों के साथ उछले और घोड़े पर सवार आर्यन पर हमला कर दिया।
स्पष्ट था कि उनका लक्ष्य आर्यन ही था। गौरी को तुरंत सेनापति की हवेली के अंगरक्षकों ने अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया। ये देखकर आर्यन ने राहत की सांस ली और अपने सामने मौजूद हमलावरों का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित किया। वे लोग स्पष्ट रूप से अच्छी तरह प्रशिक्षित थे, उनकी चालें चालाक और घातक थीं और आर्यन कुछ क्षणों के लिए मुश्किल में घिर गया। इससे भी बुरी बात यह थी कि जो सैनिक आर्यन के साथ चल रहे थे, उन्हें दूसरों ने चतुराई से रोक रखा था। हमले को देख रहे आम लोग डर गए और सेनापति के आदेशों के बावजूद इधर-उधर भागने लगे, जिससे स्थिति काफी अराजक हो गई। असावधानी के एक क्षण में एक हमलावर ने आर्यन की बांह पर वार किया और उसका घोड़ा दर्द भरी आवाज निकालते हुए खून के फव्वारे में गिर गया। गिरने का फायदा उठाते हुए आर्यन लड़खड़ाते हुए जमीन पर लुढ़का और वह उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था जहां गौरी खड़ी थी। जाओ और राजकुमार आर्यन की मदद करो, राजकुमारी देवकी ने निर्णायक रूप से आदेश दिया। हमलावरों का स्पष्ट लक्ष्य आर्यन ही था, जिसका मतलब था कि वे वास्तव में सुरक्षित थीं। राजकुमारी देवकी को इस निर्णय पर बाद में अनगिनत बार पछतावा हुआ, क्योंकि इस फैसले ने उन्हें लगभग उस व्यक्ति को खोने के कगार पर ला खड़ा किया जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। सेनापति की हवेली के अंगरक्षक बहुत कुशल थे और उनके शामिल होने से आर्यन का दबाव काफी कम हो गया। अंततः सभी हमलावरों को काबू में कर लिया गया और आर्यन ने राहत की सांस ली। वह गौरी की ओर चलने की तैयारी करने लगा। गौरी वहां खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वह उसे उस बड़े आश्चर्य के बारे में बताने के लिए तैयार थी जो उसने उसके लिए तैयार किया था। आर्यन का चेहरा अचानक डर से भर गया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के गौरी की ओर दौड़ा। गौरी हैरान थी कि तभी उसके मन में सिस्टम की चेतावनी गूंजी, सावधान गौरी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी छाती में एक तेज दर्द उठा। उसने नीचे देखा और पाया कि वहां एक छोटा बारीक खंजर लगा था, जिसे पकड़े हुए व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह से अपरिचित था। बेसुध सी अवस्था में गौरी ने खुद को एक गर्म आलिंगन में गिरते हुए महसूस किया। अध्याय 30 सेनापति की हवेली बनाम परलोक से आई सौतेली बहन भाग 29। आर्यन के हाथ पहले कभी इतने नहीं कांपे थे। एक क्षण ऐसा आया जब उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया बिखरने वाली है। गौरी के चेहरे से खून बहने के कारण रंग उड़ चुका था, फिर भी वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। गौरी को थोड़ा चक्कर सा महसूस हुआ। उसने आर्यन की तरफ देखने की कोशिश की और अचानक उसे याद आया कि उसे अभी भी उसे कुछ बताना बाकी था। क्या मैंने कभी तुमसे कहा है कि मेरा दिल तुमसे? आर्यन ने अचानक अपना हाथ उठाकर गौरी के शब्द रोक दिए। अभी कुछ मत कहो। उसने अपना सिर गौरी की गर्दन में छिपा लिया ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके। जब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओ तब मुझे व्यक्तिगत रूप से बताना। उस वक्त गौरी को बेहोशी सी महसूस होने लगी और उसने आर्यन को कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल वह चेत हो गई। राजकुमारी देवकी अपनी बेटी को जीवन और मृत्यु के बीच झूलते देख लगभग बेहोश हो गईं। कांपती हुई आवाज में उन्होंने एक सेवक को बुलाया ताकि राजकुमारी को शाही वैद्य के पास ले जाया जा सके। तभी उन्होंने देखा कि आर्यन अचानक उठा और गौरी को सावधानी से अपनी बाहों में उठा लिया। तुम ये क्या कर रहे हो? राजकुमारी देवकी ने पूछा। सीधे महल ले जा रहा हूं, समय व्यर्थ करने का अवसर नहीं है। आर्यन ने बिना कुछ और कहे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब गौरी को होश आया तो वह भ्रमित थी और उसे समय का अंदाजा नहीं था। उसे नहीं पता था कि वह कितने समय तक सोई रही। उसे बस अपने पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। सिस्टम, गौरी ने अपने मन में पुकारा, मैं अभी कहां हूं? उसे थोड़ा डर लग रहा था। डर था कि कहीं वह उसी जगह तो नहीं जहां वह पहली बार जागी थी। वह अपने मन में जानती थी कि वह यहां से जाना नहीं चाहती थी। राजकुमारी देवकी को छोड़ना नहीं चाहती थी। सेनापति और साथी आर्यन को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। होस्ट मिशन की दुनिया में है और 6 दिनों से अचेत है। होस्ट को सलाह दी जाती है कि जल्द से जल्द जाग जाएं, अन्यथा मिशन पूरा करना कठिन होगा। सिस्टम की आवाज आई। सिस्टम ने थोड़ी जिम्मेदारी महसूस की क्योंकि उसने होस्ट को समय पर चेतावनी नहीं दी थी, जिससे वह घायल हो गई। उसने भविष्य में एक अधिक जिम्मेदार सिस्टम बनने की प्रतिज्ञा की। गौरी ने आंखें खोली और जो कुछ उसने देखा वह थोड़ा अपरिचित था। यह उसका कमरा नहीं था और न ही सेनापति की हवेली की कोई जगह। क्या राजकुमारी जाग गई? एक उत्साहित आवाज आई। गौरी ने ध्यान से देखा और हल्के हरे रंग की पोशाक पहने एक सेविका को देखा। उसके पहनावे से गौरी समझ गई कि वह महल में है। सेविका, जिसका नाम खुशी था, खुशी-खुशी गौरी के लिए चाय का प्याला लेकर आई। चाय जो छूने में गुनगुनी थी, ऐसा लग रहा था कि हर समय तैयार रखी गई थी। एक और सेविका कमरे से बाहर निकल गई। क्या आपको कोई तकलीफ है राजकुमारी? क्या आप कुछ खाना चाहेंगी? सेविका ने पूछा। गौरी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसे बस अत्यधिक थकान महसूस हो रही थी। जल्द ही एक आकृति ने पर्दा उठाया और अंदर प्रवेश किया। कमल की जानी पहचानी सुगंध को सूंघते ही गौरी समझ गई कि यह आर्यन है। गौरी, आर्यन की आंखें चमक उठी। भगवान जानता है कि वह अपनी प्रियतमा के साथ रहने और उसे जागते हुए देखने की कितनी इच्छा रखता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह दूसरों को, विशेष रूप से अपने पिता महाराज को, यह नहीं बता सकता था कि वह उसकी कितनी परवाह करता है। वह एक आदर्श सम्राट थे और कभी भी अपने पसंदीदा उत्तराधिकारी को किसी महिला के प्रभाव में इतना डूबा हुआ नहीं देख सकते थे। एक दूसरे के प्रति दिल की बात कहने का समय उनके पास अधिक नहीं था, क्योंकि राजकुमारी देवकी और सेनापति जल्द ही पहुंच गए। शाही वैद्य से यह जानने के बाद कि उनकी बेटी खतरे से बाहर है और उसे केवल आराम की आवश्यकता है, राजकुमारी देवकी ने बिना एक शब्द कहे गौरी को वापस सेनापति की हवेली ले लिया। गौरी ने आर्यन की ओर देखकर पलकें झपकाईं। हवेली में वापस आकर गौरी को रोजाना विभिन्न पौष्टिक चीजें दी जाने लगीं। उसने सिस्टम से वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा। सिस्टम ने विस्तार से उत्तर दिया। युवराज आदित्य की गुटबाजी और स्वार्थी योजनाओं के संबंध में गौरी द्वारा दिए गए सबूतों ने वास्तव में महाराज को क्रोधित कर दिया था। एक शासक के लिए सबसे वर्जित बात यह है कि उनके बिस्तर के पास कोई और षड्यंत्र रच रहा हो। महाराज की नजर में यह घटना पूर्व महारानी को जहर देने से कहीं अधिक गंभीर थी। युवराज आदित्य को पद से हटा दिया गया था।